हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायक 358। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, भारतीय इतिहास में जो कि एक बहुत ही शानदार नाम है। आज हम इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से, यानी क्रमशः सीक्वेंस से सब कुछ जानेंगे इनके बारे में, इनके पूरे वंश के बारे में। छोटा सा मैं इनका इंट्रो दे देता हूँ आपको कि पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही शानदार नाम है। इनका जन्म जो चौहान वंश में हुआ था और 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने सत्ता यानी अजमेर का शासन और दिल्ली का शासन संभाल लिया था अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। और ये पूरे जीवन अपने संघर्ष करते रहे, राजनीतिक संघर्ष जिसको बोलते हैं कि किसी पड़ोसी राजा के द्वारा, जैसे इनको धोखा मिला जयचंद के द्वारा। इन सभी चीजों को हम एक सीक्वेंस में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जीवन परिचय जैसा मैंने अभी छोटा सा बताया कि ये एक भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बिग नेम है और चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। और ये हिंदू शासक के रूप में हमारे दिल्ली सल्तनत के पहले, जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था भारत के ऊपर 1191 में, तो उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। वहां तक ये लास्ट हिंदू शासक थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत यानी मुसलमानों का शासन स्टार्ट हो गया था। चौहान वंश अथवा चाहमान वंश। अगर हम इस वंश की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान वंश से ही आते हैं और इन्हें चाहमान वंश भी कहा जाता है। चौहान वंश और चाहमान वंश ये दोनों ही एक भारतीय राजपूत राजवंश थे, जिनके शासकों ने वर्तमान जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, उसके समीपवर्ती क्षेत्र जो है, वहां पर उन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। इनके द्वारा शासित क्षेत्र सपाल दक्ष भी कहलाते थे। चौहान कबीले के सबसे प्रमुख शासक परिवार यही लोग थे, यानी पृथ्वीराज चौहान का जो फैमिली थी, इनका पूरा वंश था, यही लोग वहां के प्रमुख शासक के रूप में थे। अगर चौहान वंश के मूल रूप की बात करें तो ये सांकभरी, वर्तमान में जो कि सांभर लेक टाउन में है, इनको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और 10वीं शताब्दी तक इन्होंने गुज्जर, प्रतिहार, जागीरदारों के रूप में शासन किया। जो बोलते हैं इतिहास में दर्ज है त्रिपिटक संघर्ष के बारे में, जहां पर प्रतिहार शक्ति में काफी गिरावट आई और चमन शासक सिमराजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजय राजा सेकेंड ने राज्य की राजधानी को अजय मेरू, यानी जो कि आधुनिक अभी अजमेर है राजस्थान के अंतर्गत, वहां स्थानांतरित कर दी। इसी कारण से चमन शासकों को अजमेर के चौहानों के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है चौहान वंश अथवा चाहमान वंश के बारे में। वंश उत्पत्ति की अगर बात करें हम, तो इनके वंश की उत्पत्ति जो हुई है, कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो चौहान वंश की उत्पत्ति ऋषियों द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। इस राजवंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान माने जाते हैं। अगर इतिहासकारों के अनुसार अगर देखा जाए, उनके मत के अनुसार चौहान वंशी जयपुर के सांभर तालाब के समीप में पुष्कर प्रदेश में और आमेर नगर में निवास करते थे। सद और उत्तर भारत में विस्तृत रूप से ये पूरे फैले हुए थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं मैनपुरी, बिजनौर, यहाँ पर ये बहुधा, और राजस्थान के नीमराणा में ये ज्यादा निवास करते थे। और नीमराणा से ये उत्तर प्रदेश, उत्तर हरियाणा और मतलब छोटे मोटे क्षेत्रों में भी ये फैल गए थे। जैसे कि कहते हैं ना कि जो अगर ये किसी यहाँ पर रह रहे मैनपुरी में, तो मैनपुरी के बगल में इटावा है, तो यहाँ भी ये थोड़े बहुत फैल गए थे। चौहान क्षेत्रीय अपने आप को वचस चौहान भी कहते थे। ये जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये इतिहासकारों के अनुसार है और लगभग सभी जानकारियां इतिहासकारों के अनुसार कुछ तथ्यों के अनुसार ही रहती हैं, जो हमें किसी पुस्तक में मिलती है या किसी कथा के द्वारा मिलती है, कहानी के द्वारा हमें सुनाई जाती है। अगर शासक के रूप में इनको देखा जाए तो शासक के रूप में इनके लगभग टोटल 34 शासक रहे हैं, जिनका मैंने यहाँ पर सीक्वेंस डाला हुआ है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लीजिए। चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान,
जो कि इनको तिथि बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान तिथि यही थे। नीचे सांक भरी और अजमेर के चाहमान शासकों की सूची दी गई है। इसमें नीचे दिए गए उनके शासनकाल भी वर्णित हैं। ये किसके द्वारा अनुमानित है? श्री आरबी सिंह के द्वारा अनुमानित। देखिए पहले कौन थे? चाहमान, संभवतः मिथकी राजा, यानी फर्स्ट कौन थे? चाहमान। सेकेंड नंबर पे वासुदेव और थर्ड नंबर पे सामंत राज, फोर्थ पे नारादेव, 5 पे अजय राज प्रथम। इनका वो सीक्वेंस भी लिखा है कब से कब तक। इनका अजय राज प्रथम का उर्फ जयराज या अजय पाल नाम भी था। 6 नंबर पे विग्रह राज प्रथम, 7 नंबर पे चंद्रराज प्रथम, 8 नंबर पे गोपेंद्र राज, 9 पर दुर्लभ राज प्रथम, 10 पर गोविंद राज प्रथम, 11 पर चंद्रराज द्वितीय, 12 पर गोविंद राजा द्वितीय उर्फ गुवाक द्वितीय। इनके सबके जैसे इनका था 863 से लेकर 890 ईस्वी। 13 पे है चंद्रराज, 14 पे वाकपति राज प्रथम। उनके छोटे बेटे ने नद्दुल चाहमान शाखा की स्थापना की। 15 पे है सिमराज, 16 नंबर पे विग्रह राज द्वितीय, 17 नंबर पर दुर्लभ राज द्वितीय, 18 नंबर पर गोविंद राज द्वितीय, 19 नंबर पर वाकपति राज द्वितीय, 20 पर बिरिया राम, 21 पर चामुंड राज चौहान, 22 पर दुर्लभ राज द्वितीय, 23 नंबर पे है विग्रह राज द्वितीय, 24 नंबर पर पृथ्वीराज प्रथम, 25 नंबर अजय राज द्वितीय और 26 नंबर पे है अरोराज चौहान, 27वें नंबर पर जगत देव चौहान, 28 नंबर पर विग्रह राज चतुर्थ, 29 नंबर पर अमर गंगे और 30 नंबर पे है पृथ्वीराज द्वितीय, 31 नंबर पर सोमेश्वर चौहान। अब आएंगे हमारे 32 नंबर पे पृथ्वीराज द्वितीय, जिन्हें इनका कार्यकाल जो है 1178-1192 ईस्वी, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इन्हें ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर पे गोविंद राज चतुर्थ, इन्होंने मुस्लिम अस्मिता स्वीकार करने के कारण हरिराज द्वारा निर्वासित रणस्तंभपुरा के चाहमान शाखा की स्थापना की। यानी इन्होंने गोविंद राज चतुर्थ ने मुस्लिम अस्मिता स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण हरिराज ने इन्हें निर्वासित कर दिया था राज्य से। ये थी 3400 शासकों के बारे में जो कि चौहान वंश से रिलेटेड थे, इन्होंने शासन किया। अगर हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय के बारे में जानें तो एक छोटा सा इंट्रो है इनके बारे में। वास्तविक नाम पृथ्वीराज चौहान, उपनाम जो इनको मिले हुए थे भारतेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, हिंदू सम्राट, सपाल दक्षेश्वर, राय पिथौरा, ये नाम से ये उनके उपनाम थे। इनका व्यवसाय मीन्स की कर्म यही था, ये छत्री थे और राजा की तरह मतलब राज किया इन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर। व्यक्तिगत जीवन, जन्म तिथि 1 जून 1163 आंग्ल पंचांग के अनुसार, जन्म स्थान पाणे गुजरात भारत, मृत्यु तिथि 11 मार्च 1192, मृत्यु स्थल अजय मेरू यानी अजमेर राजस्थान, मृत्यु के समय आयु 28 वर्ष, राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर अगर इनकी बात की जाए तो सोरो सुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वर्तमान में कासगंज एटा जिला। कुछ विद्वानों के अनुसार जिला राजापुर बांदा वर्तमान में चित्रकूट। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि ये जिला राजापुर बांदा से में इनका गृहनगर था। धर्म हिंदू, वंश चौहान वंश, परिवार पिता सोमेश्वर, माता कपूर देवी, भाई हरिराज छोटा, बहन पिता छोटी। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां, तो इन्होंने टोटल 13 शादियां की थी। इनकी पत्नियों के क्रमशः नाम है जम्भावती, पंवारी, दहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़गुजरी, पंदावती, शशिव्रता, कुछवाही, पुंडरनी, शशिव्रता, इंद्रावती, संयोगिता, जो कि जिनके लिए जयपुर ये जयचंद की पुत्री थी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए मतलब दुश्मन की तरह कार्य किया और पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की कुछ मायने में सहायता भी की। बच्चे में बेटा गोविंद चौहान, बेटी का कोई नहीं है, बट ऐसा कुछ इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि बेला एक इनकी पुत्री का नाम था। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां।
पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के क्षत्रिय राजा सोमेश्वर चौहान और कपूर देवी के घर हुआ था। वह उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर, अजयमेरू और दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान यानी इनके विभिन्न मतों के अनुसार ये भी है, पृथ्वीराज के जन्म के बाद पिता राजा सोमेश्वर ने अपने पुत्र के भविष्य फल को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया। जहां पृथ्वीराज का भविष्य फल देखते हुए पंडितों ने उनका नाम पृथ्वीराज रखा। बाल अवस्था से ही इनका बड़ा वैभवपूर्ण वातावरण में पालन पोषण हुआ। राजा थे ये लोग, तो राजा के तरह तो रहेंगे ही। 5 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अजयमेरू यानी वर्तमान में अजमेर में विग्रहराज द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से, जो कि वर्तमान में अभी 2.5 दिन का झोपड़ा जो नामक मस्जिद बनी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, वहां पर एक विद्यालय था जो कि किस नाम से था, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ। यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था, यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ में इन्होंने शिक्षा के अलावा खुद युद्ध कला और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु श्री राम जी। 15 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज ने अपने राज्य का सिंहासन संभाला था, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, मगधी, पैशाची, ईश्वरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। महान कवि चंद्रबरदाई की काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने, अश्व हाथी नियंत्रण विद्या में निपुण थे पूरी तरह। पृथ्वीराज की सेना में घोड़ों की संख्या बहुत अधिक, घोड़ों की संख्या का मतलब अधिक महत्व था, लेकिन फिर भी हस्ती यानी हाथी सेना और सैनिकों जो पैदल सेना थी उसकी मुख्य भूमिका रहती थी, जिसके चलते पृथ्वीराज की सेना में 70,000 घुड़सवार सैनिक थे। जैसे जैसे पृथ्वीराज की विजय होती गई वैसे वैसे सेना में सैनिकों की वृद्धि होती गई। नारायण युद्ध में पृथ्वीराज की सेना में केवल 2 लाख घुड़सवार सैनिक और 500 हाथी एवं बहुत से सैनिक थे। पहले के लोगों में यही होता था कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल रहा है घुड़सवार सेना का। पृथ्वीराज ने युद्ध नीति के आधार पर दिग्विजय अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1177 में भादानक देशी को, वर्ष 1182 में जजाक भुक्ति शासक और वर्ष 1183 में चालुक्य वंशी शासक को भी पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयुक्ता की कहानी। इनकी कहानी बहुत ही रोचक है। सही मायनों में अगर बताया जाए तो ये एक तरह से प्रेम विवाह था। नहीं, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, बस कहानियां सुनी थी एक दूसरे के बारे में। जब पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां यानी इनकी वीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी, उस टाइम पे संयुक्ता ने पृथ्वीराज की वीरता और सौंदर्य का वर्णन सुना था और इसके बाद पृथ्वीराज को प्रेम करने लगी थी। दूसरी ओर संयुक्ता के पिता जो जयचंद जी थे, उन्होंने संयुक्ता के विवाह के लिए क्या किया, स्वयंवर का आयोजन किया। पहले के राजा महाराजा स्वयंवर के द्वारा ही अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे। जयचंद ने अश्वमेध का आयोजन भी किया था। उसी यज्ञ के बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का विरोध हुआ था, यानी पृथ्वीराज जी ने उनके अश्वमेध यज्ञ का ये होता है कि आपको सभी राजाओं को जीतना होता है, तो इसका पृथ्वीराज चौहान जी ने विरोध किया था। तो इन दोनों के बीच में अनुभव हो गई थी, इसलिए जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को अपने पुत्री के स्वयंवर में बुलाया ही नहीं और उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। इतनी जलनशील भावना थी, मतलब इतना ज्यादा देश था उनके प्रति कि उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में उनकी प्रतिमा बनवाकर वहां पर खड़ी कर दी जयचंद जी ने। जब संयुक्ता को पता लगा पृथ्वीराज जी स्वयंवर में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा और उन्होंने ये बताया कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्होंने सेना सहित कन्नौज नगर की ओर प्रस्थान किया।
और स्वयंवर की दशा ये थी, उस टाइम पे स्वयंवर जब चल रहा था, संगीता के हाथ में वरमाला थी। उसने सभी उपस्थित राजाओं की तरफ देखा। जब उनको कहीं भी पृथ्वीराज चौहान जी नजर नहीं आए तो उसने देखा कि द्वारपाल के रूप में उनकी मूर्ति लगाई गई है गेट के ऊपर, जहाँ से सब लोग अंदर आ रहे थे। तो संयुक्ता ने क्या किया कि वहां पर जाके उस मूर्ति को ही माला पहना दी, और जैसे ही माला पहनाई उसके तुरंत कुछ देर के बाद पृथ्वीराज चौहान जी पहुंच गए वहां पर और संयुक्ता को अपने साथ लेके दिल्ली वापस आ गए। उस दौरान काफी मारकाट हुई और उसमें पृथ्वीराज चौहान जी के काफी अच्छे योद्धा भी मारे गए थे, क्योंकि किसी को कहीं से लेके आना इतना आसान नहीं होता है। उसमें काफी क्षति भी हुई पृथ्वीराज चौहान जी की। पृथ्वीराज चौहान के मित्र, अगर इनके मित्रों की बात करें तो सबसे खास मित्र और इनके जो दोस्त मित्र थे वो थे चंद्रबरदाई जी, जिन्होंने इनके बारे में अच्छी बातें पृथ्वीराज रासों में लिखी भी है। और सच मायने में अगर उस इतिहासकारों के अनुसार बताया जाए तो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे और उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। और चंद्रबरदाई जी के बारे में अगर बताया जाए तो ये तोमर वंश के शासक अनंगपाल के बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार, अगर हम क्योंकि इनके पिताजी थे वो कहाँ से थे, वो अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। तो इनको यहाँ पर दिल्ली पर उत्तराधिकार इसलिए मिला कि वहां पर जो अजमेर की महारानी कपूर देवी और उनके पिता अंगपाल की वो इकलौती संतान थी, क्योंकि जो पिता अंगपाल थे वो दिल्ली के राजा थे। इसलिए उन लोगों के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ पुत्री थी जो कि अजमेर के महाराजा के साथ उनका विवाह हो गया था, जिनका नाम क्या था, कपूरी देवी। तो उन लोग को ये चिंता हुई कि हमारे बाद हमारा राजपाट कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र यानी अपने पृथ्वीराज चौहान जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की। दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया और सन 1166 यानी 66 में महाराजा अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने दिल्ली का कार्यभार संभाल लिया। यानी अब उनके अंदर दिल्ली और अजमेर दोनों था। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना थी। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय इसलिए मानी जाती है कि उसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी, इसी कारण इसी सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गोरी से द्वितीय तराइन का युद्ध हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का प्रथम युद्ध। अगर हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के प्रथम युद्ध की, तो इस युद्ध की कहानी जो है इस प्रकार है। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे, लेकिन वो ये भी अलर्ट सजग रहते थे कि कोई उनके ऊपर अटैक ना करे, या कोई ऐसा शत्रु तो नहीं है ना कि जो कि उनके ऊपर अटैक करके उन्हें हराने की कुवत रखता हो। हालांकि अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना। उस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन था। वो पंजाब के भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था। तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर उन्होंने अटैक कर दिया। अपने इसी युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हासी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अहिंदलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा। उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज यहाँ से वापस लौटे अहिंदलवाड़ा से, तो उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग गए। इवन मोहम्मद गोरी को भी युद्ध मैदान से भागना पड़ा।
अगर इतिहासकारों की माने तो जो उनके सैनिक उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर महल ले गए थे। किसको? मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के पत्थर में युद्ध में बुरी तरह हराया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा विश्व युद्ध माना जाता था उस टाइम पे। इस युद्ध में जयचंद का बहुत बड़ा रोल रहा। इतिहासकारों के अनुसार अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता जो थी वो बढ़ती चली गई। उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया और पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी उसने भड़का दिया। जब उसे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी के साथ खड़ा हो गया और दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ, यानी तराई के मैदान में हुआ, जिसे तराइन का सेकेंड युद्ध बोला गया। इस युद्ध में जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने यह मदद देने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए। उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न पीछे हट पाए और जयचंद के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का भी संहार किया। पृथ्वीराज की हार हुई और युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को भी उसकी गद्दारी का परिणाम जल्दी ही मिला, क्योंकि 1194 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ उसमें उसको भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर वीरता अपनी साबित नहीं कर सका, क्योंकि इन्हीं को लास्ट माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ही दिल्ली सल्तनत के पहले पूर्ण रूप से हिंदू शासक थे। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। अगर हम पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की बात करें तो गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उनके राज्य ले जाया गया, जहां वहां पर उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहों की गर्म सरिया द्वारा जलाया गया। इससे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का प्रयोग करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। ये इतिहासकारों के यानी पृथ्वीराज रासों में ये प्रसंग मिलता है और एक दूसरे की हत्या भी इन्होंने अपने से ही कर दी, क्योंकि इनको पता था कि इनकी दुर्गति होगी इसके बाद, तो इन्होंने एक दूसरे को मार के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और जब संयोगिता ने और अन्य रानियों ने भी ये खबर सुनी तो उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान में अजमेर में समाधि स्थल भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा पृथ्वीराज चौहान की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 31 दिसंबर 2000 को इसमें एक आल्हा उदल की भी स्टोरी है। वो वीर जिसने युद्ध में दी पृथ्वीराज चौहान को करारी मात। इनकी जानिए कहानी बुंदेलखंड के योद्धा आल्हा की। आल्हा ने अपने भाई उदल का मौत का बदला लेते हुए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और उन्हें हराया, लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। ये लोग महोबा के परमार शासन के अधीन उनके सेनापति थे, आल्हा और उदल। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो सब मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि इस युद्ध में अगर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण करने के दौरान जो इनको नुकसान हुआ उसमें क्या हुआ कि इनके अच्छे गोविंद राय जैसे सेनापति, जो अच्छे सेनापति माने जाते, काफी अच्छे इनके सेनापति और अच्छे मतलब साहसी वीर योद्धा मारे गए थे उसमें, जिससे इनको बहुत क्षति पहुंची थी। और इस युद्ध ने सभी राजपूत राजाओं को इनके खिलाफ कर दिया था, क्योंकि किसी के घर से किसी को जबरदस्ती उठा के ले जाना ये भी गलत माना जाता है। तो इन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया, जिसके कारण एक तो जयचंद ने विश्वासघात किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप विदेशी आक्रमण करें उस टाइम सभी को एक हो जाना चाहिए। तो यही कमी थी हमारे भारतीय राजाओं में कि उस टाइम पे ये इकट्ठे नहीं हुए, जिसकी वजह से हमें दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत जैसे लंबे शासनकाल मुस्लिम शासकों का सहना पड़ा भारत के अंदर।
इसका निष्कर्ष यही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।